नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा आपके लिए आरआरबी के जीएस पार्ट का सोल्यूशन लेके आया हूं। आज जो जीएस पार्ट के 50 क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा के ले आएंगे। जैसे आप कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई अदर एग्जामों की जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा पर्टिकुलरली जो फोकस होता है, अभी जो फोकस रहेगा वो आरआरबी पर रहेगा। हमारा अदर एग्जाम पे फोकस नहीं है। सिर्फ जो फोकस है, जो ये एनालिसिस जो होगा वो आरआरबी का पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग होने वाला है। सो नाउ अभी स्टार्ट करते हैं। जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से गोदीवाड़ा या बंदरगाह के अवशेष मिले, यानी डॉकयार्ड के जो अवशेष मिले हैं वो कहां से, किस बंदरगाह से मिले हैं? तो उस बंदरगाह का नाम है लोथल। लोथल जो बंदरगाह है बच्चों वो गुजरात में स्थित है। लोथल जो बंदरगाह है वो कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। अब गुजरात में स्थित है, चलो चलते हैं लोथल बंदरगाह। ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हो आप लोग, तो वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जीएस में प्रॉब्लम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो देखा, आंसर देखा, बाकी चीज़ें छूट जाते हैं। ठीक जो सेम प्रोसेस करते हैं वो सीजीएल में करते हैं। बोला थोड़ा बहुत देखेंगे, बोला ठीक है हो जाएगा। भैया देखो, एसएससी रेलवे जो कमीशन वाले हैं वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं कि जो जीएस पार्ट को डाल रहे हैं इस जगह पर। जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ढंग से प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। हम कई लोगों का सुन के आ जाते हैं, लेकिन खुद एक बार बिलीव करके देखो कि हाँ अपन सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। सही तरीके से चलने का एक ही माध्यम है कि पूरी प्रॉपर वीडियोज़ देखिए, प्रॉपर क्लासेस लीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन आप जो क्लासेस ले रहे हैं, और कंटिन्यूसली मेहनत में लगे रहिए। कंटिन्यूसली एक आपसे जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो कंटिन्यूसली मेहनत मांगती हैं। ठीक है, आइए तो अपन लोथल बंदरगाह की बात करते हैं। लोथल बंदरगाह, डॉकयार्ड जो है लोथल है। मैं आपको बता दूं कि आज इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के टाइम पर लोथल एक डॉकयार्ड हुआ करता था, जिससे हम सोच सकते हैं कि उस टाइम पर कितनी उन्नत सभ्यता थी। हम लोग अदर देशों से, अदर लोगों से बिजनेसेस कर रहे थे। अदर लोगों से जब बिजनेसेस कर रहे हैं तो उसके लिए प्रमाण हमें जो मिले हैं वो प्रमाण है लोथल बंदरगाह से। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये रहा गुजरात, तो लोथल बंदरगाह से हम दूसरे देशों में क्या कर रहे थे बच्चों, बिजनेसेस कर रहे थे। तो ये उन्नत हमारे बिजनेसेस का एक उदाहरण मिलता है। इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन का जो नाम पड़ा है आपको अच्छे से पता है और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। ये कहाँ पे बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज़ बतानी है। अब चलते हैं कि ये लोथल जो बंदरगाह था कहाँ पर स्थित है। तो ये लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। लोथल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। गुजरात की जो स्थापना होती है बच्चों, ये भाषा के नाम पर बना एक स्टेट था। गुजरात की जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई है 1 मई 1960 को होती है। ये एक लैंग्वेजेबल स्टेट बनता है। इसी के साथ एक और स्टेट बनता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। इसी दिन एक नया स्टेट बना था जिसका नाम क्या था बच्चों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो जन्म होता है वो 1 मई 1960 को ही होता है। 1 मई 1960 को होता है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दोनों स्टेटों का जन्म होता है। जब गुजरात की स्थापना होती है तो 1960 से लेकर, आपको बहुत स्टार बना के लिखना ये क्वेश्चन, 1960 से लेकर 1970 तक जो गुजरात की राजधानी रहती है। आप जैसे अभी मैं करंट की बात करूं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन 1960 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर नहीं थी, बल्कि कौन सी थी? तो गांधीनगर ना होकर अहमदाबाद राजधानी हुआ करती थी। 1960 से लेकर 1970 के मध्य गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी बच्चों। राजधानी क्या थी? अहमदाबाद। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ आपसे, प्रेजेंट में जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गांधीनगर एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल है। गांधीनगर जो है एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल है। एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल है। ग्रीनेस्ट कैपिटल है, ये बात भी आपको यहां से ध्यान में रखनी है। देखो दोस्तों, ये चीज़ें, ये जो एग्जाम पैटर्न में बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही रेयर होता है। ये चीज़ आपको डायरेक्ट क्लास में नहीं बताई जाती। ये क्या होता है, एक दूसरे चीज़ें जब लिंक होती है ना तब ये क्वेश्चन निकल के आते हैं। मैं गारंटीड आपको बोल सकता हूँ कि इनसे हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है कि गुजरात की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, गुजरात की जगह एक और, गुजरात के साथ साथ एक और स्टेट जो बनता है उस वो कौन सा होता है? तो महाराष्ट्र होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकते हो आप लोग कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट पहला था। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो पहला स्टेट बनता है हमारे भारत देश में, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आंध्र प्रदेश बच्चों।
आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना पहला स्टेट था? ये भी अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। अब दूसरा आता है कि 1960 में स्थापना हो जाती है और 1970 तक राजधानी कौन रहता है गुजरात की? तो अहमदाबाद रहता है। ठीक है, और एक और जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो हमारी जो फोकस जो रहता है, हमारा जो आंसर रहता है, हम क्या बता देते हैं भाई, कैपिटल कोई सबसे बड़ा शहर बता देते हैं, जैसे कि गांधीनगर रहा या सूरत रहा। एक्चुअल में आपको मैं बताऊं यहां से, अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है गुजरात का, ना तो सूरत है, ठीक है, ना भरूच है, ना गांधीनगर है। सबसे बड़ा जो शहर है गुजरात का वो अहमदाबाद है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ये स्टैटिकल डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा आपको याद भी रखना है इसको। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारी चीज़ें याद ही रखनी है आपको। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? मतलब 3 नदियां ऐसी हैं जो जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, लेकिन एक नदी ऐसी है जिसका उल्लेख एक्चुअल में ऋग्वेद में नहीं है। क्षमा चाहूंगा आपसे। तो देखो, ऋग्वेद में उल्लेख सिंधु नदी का भी है, यमुना नदी का भी है और सरस्वती नदी का है। जो उल्लेख नहीं है वो है पेरियार। पेरियार नदी जो स्थित है वो केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। अब यहां से स्टेट का नाम आया तो स्टैटिकल डाटा जरूर एक चीज का याद रखना है आपको। जैसे आपसे यही क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं यहां पे कि आप मुझे ये बताइए कि केरल की कैपिटल क्या है? सर तिरुवनंतपुरम है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो आप तो हमसे। चलो भाई, आसान तो है, मैंने पूछ लिया आपसे। अगर मैं यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि केरल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, देन आपको समस्या हो जाएगी बच्चों। केरल का सबसे बड़ा शहर कौन सा, यहीं गड़बड़ कर दोगे आप, तो आप आंसर करोगे तिरुवनंतपुरम, लेकिन आंसर बच्चों ये नहीं है। इसका जो केरल का जो सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी, वो है कोची। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। और केरल की जो लैंग्वेज है वो है मलयालम। केरल की लैंग्वेज क्या है बच्चों? मलयालम है। अब केरल में 2 क्लासिकल डांस आते हैं। एक क्लासिकल डांस है कथकली और एक है बच्चों मोहिनीअट्टम। एकमात्र स्टेट जिससे 2 क्लासिकल डांस आते हैं। राजस्थान से तो अपने से एक भी नहीं है। हमारे राजस्थान की एक विडंबना रही है कि हमारे राज्य का एक भी क्लासिकल डांस नहीं है। स्टेट डांस जरूर है घूमर। ठीक है, ये तो राजस्थान वासियों के लिए जरूर सोचने का थिंकिंग विषय है कि भैया हमारे पास एक भी क्लासिकल डांस नहीं है। और केरल के पास 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, याद रखिएगा। लैंग्वेज केरल में जो बोली जाती है मलयालम बोली जाती है, याद रखोगे। अब नदियां हैं यहाँ पे, तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट नदी जो काउंट होती है वो गंगा नदी होती है। भारत की लार्जेस्ट नदी जो है वो गंगा नदी है। चलो आओ उसके बाद बात करते हैं अपन लोग। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। मैं आपको यहां गंगा के सारे फैक्ट याद करवा दूंगा। अभी गंगा है बच्चों। ठीक है, इंडियन स्टेट हमारे भारत देश से गुजर रही होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड से निकल रही होती है, उत्तराखंड से यूपी में जाती है, यूपी के बाद बिहार में जाती है। ठीक है, बिहार के बाद झारखंड में, और झारखंड में होती कहाँ पे चली जाती है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से जाती है वो बांग्लादेश में। तो ऐसे करके जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी क्या करती है बच्चों? 5 राज्यों से गुजरती है। अब राज्यों के नाम लिखते हैं, आइए। तो सबसे पहला आता है उत्तराखंड, जिसको मैं यूके लिख रहा हूँ। सेकंड आता है बच्चों यूपी। यूपी से अलग हुआ राज्य ही उत्तराखंड है। यूपी का पार्ट हुआ करता था उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम पहले उत्तरांचल बोला करते थे और उत्तरांचल का अभी करंट में नाम है उत्तराखंड। यूपी के बाद आता है बिहार, और बिहार से अलग हुआ राज्य कौन सा है? झारखंड। ये तो आप याद रखोगे। ठीक है, यूपी से अलग हुआ कौन सा बच्चों? उत्तराखंड है। और बिहार से अलग हुआ राज्य कौन सा बच्चों? बिहार से अलग हुआ जो राज्य है वो कौन सा है? झारखंड है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। झारखंड के बाद जो गंगा नदी बह रही होती है वो बहती है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे बह रही होती है बच्चों? वेस्ट बंगाल में ये नदी बह रही होती है। तो ऐसे करके 5 राज्यों से निकलती है। तो गंगा नदी 5 राज्यों से बहकर बहती हुई निकलती है। 5 राज्यों की अब लेंथ कितनी है गंगा नदी की? तो आप ऐसा करो, 5 लिखो। ऐसे 5 स्टेट थे तो 5 का स्क्वायर करो, क्या हुआ? 25। फिर एक और बार करो 25,
तो 25 किलोमीटर लेंथ में ये बहती है गंगा नदी। तो 2525 किलोमीटर लेंथ है गंगा नदी की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राज्य पूछे तो उत्तराखंड और एंडिंग पूछे तो वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल से लेकर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ, एक और चीज़, सबसे मुख्य गंगा की सबसे मुख्य सहायक नदी, गंगा की सबसे मुख्य सहायक नदी कौन सी है बच्चों? यमुना है। ये बात आप लोग यहां से याद रखना, यमुना। ठीक है, आगे चलते। चलो, एक यमुना से रिलेटेड एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है, मैं उसको अब आपसे शेयर करता हूं। तो जब हमारे भारत देश में बारिश या मानसून जब आते हैं तो आपने एक घटना सुनी होगी कि गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी जो निकल रही होती, सॉरी यमुना नदी जो निकल रही होती है, यमुना नदी दिल्ली, मथुरा, मैं मेन सिटी लिख रहा हूं जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर, और एक है बच्चों आगरा। इनसे मेनली यमुना नदी निकलती है। जब बारिश का जब समय आता है हमारे भारत देश में, मानसून का जब समय आता है, तो हम देखते हैं कि गंगा नदी के कारण दिल्ली, मथुरा और आगरा में ना पानी बढ़ जाता है। तो हम दोष दे रहे होते हैं लोगों को, हम दोष दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को और पुराने वाले सिस्टम को। एक्चुअलिटी में गंगा नदी, यमुना नदी के कारण पानी बढ़ने के पीछे रीजन जो होता है वो क्या होता है, वो ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए अब यमुना नदी का ये क्या है, नदी यहाँ से बह रही है बच्चों, ठीक है। अभी बारिश कम होने लगी है, बारिश अगर कम होने लगी है तो इसका बहाव भी कम हो गया है। लेकिन आगरा में एक जगह है ताजमहल, एक मोनूमेंट है ताजमहल। ताजमहल जस्ट बगल में स्थित है किसके? यमुना नदी के। लेकिन इसमें कभी पानी नहीं भरा, ताजमहल के अंदर कभी पानी नहीं गया, बिल्कुल किनारे पर स्थित है। ये क्या कारण है बच्चों? जो हमारे पुराने जो लोग थे, जो पुराने जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बहुत तरीके से डिजाइन किया था कि यमुना में अगर इतना पानी आ जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और कहाँ तक पानी यमुना में आ सकता है। तो हमारे जो अभी जो पॉलिटिकल जो नेता हुए हैं, वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो यमुना नदी का जो परिसर था, यमुना नदी की जो जगह थी, उसमें उन्होंने क्या किया, प्लॉट काट दिए अपने राजनीतिक फायदे के लिए। उन्होंने क्या किया, अपने राजनीतिक फायदे के लिए यमुना नदी के इस क्षेत्र में क्या कर दिया, प्लॉट काट दिया, कॉलोनियां बसा दी एक्चुअल में। सपोज कि गंगा नदी इतने क्षेत्र में बह रही थी, पानी कम होने के कारण वो इतने क्षेत्र में बहने लगी, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बच्चों क्या किया, प्लॉट काट दिया। यहाँ पे क्या किया, प्लॉट काट दिया। प्लॉट काटने की वजह से क्या हुआ, गंगा नदी में पानी ज्यादा आया तो इन घरों में पानी गया कि नहीं गया? जब इन घरों में पानी गया तो पानी जाने से क्या कारण पैदा हुए कि इन घरों में पानी गया, इन घरों में जो लोग रह रहे थे उन्हें मूलभूत समस्याएं होने लगी, और जिसके कारण हम दोष देने लगे गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन इसका जो फायदा पॉलिटिकल लोगों ने उठाया है, वोट बैंक, जिन्होंने वोट बैंक बनाना था उन्होंने बना लिया, ठीक है, वो अपनी रोटी सेक कर गए भैया। तो इन कारणों से दिल्ली, मथुरा और आगरा में पानी भरता है यमुना नदी के परिसर में। यमुना नदी का जो जहाँ से निकलती थी वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये हुआ कि भैया वहाँ पे लोग बस गए, घर बना लिए, और बाद में जब गंगा नदी में बहाव बढ़ा या पानी बढ़ा तो उसमें सीधी सिंपल सी बात थी कि क्या हो गया, उन घरों में पानी भर गया, उनकी वजह से बाकी कॉलोनियों में पानी जाने लगा। पर हमने न्यूज़, आज तक बहुत सारे चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनमें हमने देखा, हमने न्यूज़ में देखा, न्यूज़पेपर में देखा कि दिल्ली, मथुरा और आगरा में क्या हुआ, पानी भर गया। तो इन वजहों से इन सिटियों में क्या होता है, पानी भरता है। आओ अपने वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। यमुना नदी है, अब इन गंगा नदी की बात करें तो 5 राज्यों से निकलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर है। अब आइए आगे, वेस्ट बंगाल में एक नदी बहती है। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है बच्चों, वो कैपिटल का नाम है कोलकाता, और कोलकाता है हुगली नदी के किनारे पर। कोलकाता कहाँ पर है, हुगली नदी के किनारे पर। और हुगली नदी को पता है क्या कहा जाता है, गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। गंगा की क्या कहा जाता है बच्चों, विश्वासघाती नदी कहा जाता है। गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों, हुगली को कहा जाता है। हुगली के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कोलकाता बसा हुआ। कोलकाता वह शहर था जो दिल्ली राजधानी होने से पहले भारत की राजधानी हुआ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे के सारे आपको यहाँ से याद रखना। कई बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे ये बताओ कि विश्वासघाती क्यों कहा जाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और बाकी मैं आंसर दूंगा इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बतानी है कि हुगली नदी को गंगा की विश्वासघाती नदी ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, पेरियार केरल।
और पेरियार नेशनल पार्क में ये नदी स्थित है। ये बात भी आप यहां से याद रख सकते हो। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखो ये संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, उसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जो यूएन है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। ये मनाया जाता है 1 जून के दिन। दूध को लेके अवेयरनेस फैलाना, जो ये डेज स्पेशल डे मनाया जाता है। जैसे हाल ही में 14 नवंबर गया, हाल ही में जब 14 नवंबर गया तो उस दिन चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू जी की याद में मनाया जाता है कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दुग्ध की इंपॉर्टेंसी बताने के लिए 1 जून को स्पेशल तौर पर विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है बच्चों? 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से याद में रखनी है। अब आता है कि बच्चों 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई के बहुत सारे डे मनाए जाते हैं। 1 जुलाई मानो ये बाहर आ जाती है। जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपना सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? डॉक्टर डे। 1 जुलाई के दिन SBI डे भी सेलिब्रेशन किया जाता है। 1 जुलाई को ही CA डे मनाया जाता है। आप देखो आप लोग, डॉक्टर डे, SBI डे और CA डे। CA का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स वाले अपना देख लेते हैं, साइंस वाला अपना देख लेते हैं और बैंक वाला अपना देख लेते हैं। कौन से दिन? ओनली 1 जुलाई के दिन। 1 सितंबर यानी फर्स्ट सप्ताह जो होता है सितंबर का, 1 सितंबर से लेकिन न्यूट्रिशियन डे मनाया जाता है। 1 सितंबर से कौन सा डे मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है बच्चों न्यूट्रिशियन डे। कौन सा डे मनाया जाता है बच्चों? न्यूट्रिशियन डे मनाया जाता है। और 1 नवंबर को मनाया जाता है हरियाणा डे। 1 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है बच्चों? हरियाणा डे मनाया जाता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन डेज के बारे में आपको यहाँ से याद रखनी है और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जून। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में स्थित है। कहां पे स्थित है? लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। लियोन, और कहां पे बच्चों? फ्रांस में। ये बात समझ में आई कि नहीं? फ्रांस की जो कैपिटल है वो आप परिचित होंगे उससे, पेरिस, क्योंकि हाल ही में वहां पे ओलंपिक संपन्न हुए हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है बच्चों वह है पेरिस। और पेरिस में हाल ही में क्या संपन्न हुए? ओलंपिक संपन्न हुए हैं बच्चों। 2024 की ओलंपिक संपन्न हुए। तो ये चर्चा का विषय है, तो आपको जरूरी यहाँ से याद रखना चाहिए। फ्रांस की जो प्रेसिडेंट हैं वो मैक्रोन हैं, एमैनुअल मैक्रोन हैं। ठीक है, सेकंड टाइम वो चुने गए हैं। ये बात भी आप यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, ओलंपिक की बात करूँ तो पैरा ओलंपिक भी संपन्न हुए हैं और समर ओलंपिक भी संपन्न हुए हैं। तो मेनली जो बात करते हैं वो समर ओलंपिक की बात करते हैं। समर ओलंपिक। और हाल ही में कौन से ओलंपिक पेरिस में संपन्न हुए हैं? पैरा ओलंपिक। और पैरा ओलंपिक भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो आप तब तक सोचिए, मैं लास्ट क्वेश्चन तक, जब ये सेशन समाप्त होगा तो तब तक मैं इन सब चीज़ों का आंसर आपको दे दूंगा। तब तक आप आंसर इनका सोचते रहिए। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। भारत में दशमलव मुद्रा कब शुरू की जाती है? मतलब डेसिमल जो है ये कब प्रारंभ किया जाता है? कैसे? जैसे मैंने कहा 1 रुपया है, डेसिमल का आप मतलब कैसे समझ पाओगे? जैसे कि मैंने कहा 1 रुपया है, तो 1 रुपये को एक यूनिट्स में 100 यूनिट में डिवाइड करना। जैसे 1 रुपीज़ है, उनको पैसों, इसकी जो 100 यूनिट होंगी क्या होगा बच्चों? 100 पैसे, 100 पैसे। तो ये जो डेसिमल प्रणाली है वो कब लागू की जाती है? मतलब कि रुपयों को 100 सब यूनिट में डिवाइड करने की जो प्रणाली है, जो थ्योरम है, वो कब प्रारंभ की जाती है? ये हमसे पूछा गया है। तो ये प्रारंभ की गई थी 1957 में। 1957 में ये प्रारंभ किया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि नोटबंदी कब होती है? तो नोटबंदी जो हुई थी बच्चों अभी हाल ही में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होती है हमारे भारत देश में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? जो डिवैल्यूएशन होती है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? डिवैल्यूएशन क्या होता है? हमारे देश की मुद्रा कमजोर हो जाती है।
हमारे देश की जब मुद्रा कमजोर होती है तो उसमें एक्सपोर्ट जो होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा जब दूसरे देश के एवज में कम होगी तो हमारे देश से लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे। तो एक्सपोर्ट जो होता है बच्चों, एक्सपोर्ट जो होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है, इनक्रेज होने लग जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने कहा एक तरफ है अमेरिका, एक तरफ है हमारा देश इंडिया। पहले कोई चीज़ 100 रुपीज़ में आ गई और डिवैल्यूएशन होने से हमारी ये चीज़ हो जाती है 50 रुपये। इतना होता नहीं है, बस मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। इंडिया पहले अमेरिका क्या कर रहा था, इन चीज़ों को भारत से मंगा रहा था 100 रुपये में। सडनली क्या होता है, सपोज कि ये 2023 की घटना है और 2024 में क्या हुआ बच्चों, ये हो जाता है, ये डिवैल्यूएशन हो जाता है। तो अमेरिका इन चीज़ों की पहले ही ज़्यादा क्या करेगा, परचेज बढ़ा देगा। क्या कर देगा, परचेज बढ़ा देगा। यह चीज अमेरिका के लिए तो इंपोर्ट है, अमेरिका के लिए तो क्या है बच्चों, इंपोर्ट है, लेकिन हमारे देश के लिए क्या है, ये एक्सपोर्ट है। तो आप ध्यान से देखो ऑप्शन में कहीं एक्सपोर्ट है क्या, ठीक है। हमारे देश की जो 100 रुपये की चीज़ थी 50 रुपये में हो जाती है, 50 रुपये पे क्या होगा, दूसरा देश खरीदेगा। चलो दूसरे देश की मैं बात छोड़ देता हूँ, आप दुकानदार पे चले जाओ। दुकानदार पहले एक शर्ट को 4000 रुपये में दे रहा था और सडनली क्या होता है कि आपको बोलता है भैया देखो अभी ना डिस्काउंट चल रहा है, 4000 की शर्ट, 4000 की जो एक शर्ट आ रही थी वही शर्ट 4 आ रही है, तो आप परचेज करने चले जाओगे। एक तरीके डिस्काउंट भी डिवैल्यूएशन में काउंट किया जा सकता है। तो आओ, तो इस क्वेश्चन को क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, निर्यात को बढ़ावा देना। डिवैल्यूएशन से क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी आंसर हो गया। डिवैल्यूएशन से निर्यात पर सीधा सीधा फर्क पड़ता है और आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट इज पार्ट ऑफ। इंटरेस्ट जो डेब्ट होता है ना तो ये संपत्तियों का निर्माण करता है ना ये देनदारियों को कम करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है, सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन जो पब्लिक डेब्ट होता है, ढंग से लिख लीजिएगा, ये ना तो ये संपत्तियों का निर्माण करता है, ना तो यह संपत्तियों का निर्माण करता है, ना तो संपत्तियों का निर्माण करता है और ना ही देनदारियां कम करता है, ना ही देनदारियां कम करता है, देनदारियां कम करता है। तो इस बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इकोनॉमिक में हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से कंसेप्चुअली रीड कर रहे हैं ना, तो स्टैटिकल डाटा को छोड़ के तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। न तो संपत्तियों का निर्माण करता है, ना ही देनदारियों को ये कम करता है। तो करता क्या है फिर ये, चलो आओ देख लेते हैं क्या करता है। तो भैया देखो क्या करता है, उद्यमियों द्वारा अंतरण भुगतान नहीं करता, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, हाँ ये कहीं तक सही लग रहा है। ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, हाँ ये थोड़ा सही है। आगे देखते हैं, नेशनल इनकम तो नहीं है भैया, ये राष्ट्रीय परिवार ब्याज। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो ज़्यादा सही आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। तो ये बात भी ध्यान रखना कि ये तो ना तो संपत्तियों का निर्माण कर रहा है ना ही देनदारियों को कम कर रहा है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट ये डालता होगा। ठीक है, बात समझ में आई है कि नहीं आई है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक लिखी। इससे पहले एक 1857 की स्वतंत्रता को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिख दी थी, वो यही थी। लेकिन जो पब्लिश करने का काम किया था, वो पब्लिश करने का काम किया था वीडी सावरकर साहब ने। ठीक है, अगर आपको राइटर पूछा जाता तो आंसर हो जाता इसमें राइटर नामक पुस्तक लिखी। तो यह बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये पब्लिश की थी, एक्चुअल में क्या की थी, ये पब्लिश्ड की थी और लिखी कार्ल मार्क्स ने थी। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है, कार्ल मार्क्स। लेकिन इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को देखते हुए हम आंसर क्या करेंगे, वीडी सावरकर द्वारा। इसका अगर कार्ल मार्क्स होते तो वही क्वेश्चन आंसर होता हमारा, लेकिन कार्ल मार्क्स ऑप्शन में नहीं है तो हम पब्लिशर को इसमें इंक्लूड करते तो वीडी सावरकर साहब को आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अब ये जो फर्स्ट लिस्ट दे रखी है, सेकंड लिस्ट दे रखी है, इसमें ऑप्शन को मैच करना है। कैसे मैच करना, देखो पहला दिया गया है बरदोली। बरदोली था क्या, एक्चुअली बारदोली जो जगह थी, किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पर, ये गुजरात में स्थित है। बारदोली के अंदर किसान आंदोलन होता है, जहाँ जो कि कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसको जो लीड कर रहे थे वो सरदार पटेल साहब कर रहे थे। इसको लीड कौन कर रहा था बच्चों, सरदार पटेल कर रहे थे। लीड जो कर रहा था सरदार पटेल कर रहे थे। बरदोली कहाँ पे बच्चों, गुजरात में है। ये लो, तो हमारा पहले एक आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलो आगे चलते हैं। चोरा चोरी,
चोरा चोरी जो इंसिडेंट होता है वो 1922 में होता है, 1922 में होता है। चोरा चोरी नामक एक जगह है, वहाँ पे होता है। और ये जो होता है 22 पुलिस वालों को, ध्यान से देखिएगा, 22 पुलिस वालों को एक मतलब एक स्टेशन में जलाकर मार दिया जाता है भीड़ के द्वारा। अब देखो ये दोनों जो वर्ड है समान दिखते हैं, तो ये दोनों भी समान दिखते हैं। और इसमें पुलिस वाले भी कितने मारे गए थे? 22 पुलिस वाले ही मारे गए। तो 22, 22, 2, 2, 2, 2 एंड चोरा चोरी। तो ये इतनी सारी सिमिलरिटीज़ हैं इन्हें याद रखने के लिए, इतनी सारी सिमिलरिटीज़ है इनको याद रखने के लिए। चोरा चोरी इंसिडेंट कब होता है? 1922 में होता है। कितने पुलिस वाले मारे गए थे? 22 पुलिस वाले मारे गए थे। और ये स्थित कहाँ पे है बच्चों? ये जो स्थित है यहाँ पर अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। आओ, यरवदा है महाराष्ट्र के अंदर। यरवदा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यरवदा जेल का नाम है। यरवदा जो है वो जेल का नाम है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने जेल मतलब की सजा काटी थी। यरवदा जेल का नाम है एक्चुअल में, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यरवदा किसका नाम है? जेल का नाम है। अगेन आओ, नोआखली है ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर। नोआखली क्यों फेमस है? ये है सांप्रदायिक हिंसों के लिए फेमस है कि मुस्लिम लोगों के द्वारा हिंदू पर अटैक किए जाते हैं। उस सांप्रदायिक हिंसा के कारण ये क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है नोआखली। तो आप देख लीजिए ए का क्या आंसर है? 2। तो ए में ये रह भी है। ये दोनों ऑप्शन अपन चल रहे हैं अभी तक, ये कट भी कर देते हैं। आगे आओ, बी का क्या है? 4। तो ये है, ये तो हट ही गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत है, देख लेते हैं। सी में फर्स्ट है, सही है। और 3 में क्या है? 4 है, सही है। सॉरी, डी में क्या है? 3 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बारदोली गुजरात में है, चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में है, यरवदा महाराष्ट्र में है, नोआखली कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आंसर इज सी। ठीक है, आओ। हाँ, इनके जो मैंने इंसिडेंट बताए हैं वो याद रखना कि लिख भी देता हूँ। नोआखली किस लिए फेमस है? सांप्रदायिक हिंसा के लिए। सांप्रदायिक हिंसा के लिए ये फेमस है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। 45 नंबर की, यूके में किस वर्ष उत्तराधिकारी कर लागू किया गया था? यह संपत्ति जो अधिकार था, यह संपत्ति हस्तांतरण का जो अधिकार था उसको समाप्त करके लगाया जाता है। संपत्ति हस्तांतरण के अधिकार को समाप्त करके लगाया जाता है। बात समझ में आएगी? संपत्ति हस्तांतरण के अधिकार को समाप्त कर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 1986 में लगाया जाता है बच्चों। कब लगाया जाता है? तो ये 1986 में ये चीज़ लगाई जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, आओ, यूके में लगाया जाता है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूके में कई सारे देश हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर अभी किसकी बात कर रहा हूँ? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है बच्चों? लंदन। लंदन को एक नाम से और जाना जाता है, ब्रिटेन के नाम से। अंग्रेज अपने नाम से ही, अपने नामों के सामने ग्रेट लगा लेते, फिर बोलो उनको ग्रेट ब्रिटेन। लंदन, इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड बच्चों। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गर्मी में बहुत अधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण है। पश्चिमी तट पर क्या कारण है? समुद्र से नज़दीकी, ये कारण है, बिल्कुल है भाई, समुद्र से नज़दीकी भी ये कारण है। पश्चिमी घाट का भी होना, हिमालय का होना तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। ये तो ऑप्शन कट ही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। ये भी तो हमारा डिसाइडेड ये 2 बंदे हैं। चलो करते हैं डिसाइड क्या कारण है। देखते हैं बच्चों, एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, उससे अपन सीखने की कोशिश करते हैं। भारत में जो मानसून आता है वो ऐसे करके आता है बच्चों, देखो ये। ठीक है, इसके दिशाओं के ज्ञान भी होना जरूरी। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। कई लोग इन्हें पश्चिम दक्षिण बोल देते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून बोल देते हैं। अब जब ये मानसून आते हैं बच्चों, तो ये जो पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट जो है, ये जो पश्चिमी घाट है इससे टकराते हैं और बहुत भयंकर बारिश होती है। यहाँ पे बहुत भयंकर क्या होती है बच्चों? ये बारिश हो जाती है। तो किसके कारण यहाँ पे बारिश हो रही है? तो बारिश जो हो रही है वो हो रही है बच्चों वेस्टर्न घाट के कारण। किसके कारण हो रही है बच्चों? पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के, इधर लिखते हैं इसको। यहाँ पे जो बारिश हो रही है बच्चों वो वेस्टर्न घाट के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? वेस्टर्न घाट के कारण हो रही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब आता है एक, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया वेस्टर्न घाट।
अब वेस्टर्न घाट के अलावा और क्या क्या चीज़ें वो देखो, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। अब देखना मैं ईस्टर्न घाट की जो डायग्राम बनाया मैंने टूटा टूटा बनाया, आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, लेकिन ये जो बनाया मैंने कंटिन्यूसली बनाया है। तो पश्चिमी घाट कैसा है, टूटा फूटा घाट है। पश्चिमी घाट टूटा फूटा घाट है। पश्चिमी घाट जो है वो कैसा है, टूटा फूटा है। क्यों? कि पुरानी चीज़ें जो हो जाती है वो टूट जाती है, टूट फूट जाती है, उन्हें रिनोवेट अगर टाइम से नहीं किए जाए तो टूट फूट जाएंगे। तो पहाड़ों का तो क्या ही रिनोवेट करना। तो आप लोग मुझे बताओ कि सबसे पुराना घाट कौन सा है, पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है? ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे जो पुराना घाट है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में से कौन सा है। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये बताना है। दूसरा है वेस्टर्न घाट, देखो ये कंटिन्यूसली है, जो नदियाँ बहती हैं वो ऐसे करके बहती है ज़्यादातर। ठीक है, और इसके ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो वेस्टर्न घाट अधिक ऊंचा है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। वेस्टर्न घाट जो ऊंचा है पश्चिमी घाट की अपेक्षा, ये बात भी आपको यहां से ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा और घाटों की नॉलेज भी आपको यहां से मिल गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। समवर्ती सूची, कनकरंट लिस्ट। कनकरंट लिस्ट में टोटल जो टॉपिक हुआ करते थे, कनकरंट लिस्ट में जो टोटल टॉपिक हुआ करते थे वो थे 47, और 47 से अब कितने हो गए, 52। कनकरंट लिस्ट में जो टॉपिक हुआ करते थे वो कितने हुआ करते थे भैया, 47 हुआ करते थे, अभी कितने, 52। ठीक है, जैसे एजुकेशनल, क्रिमिनल, न्यूज़पेपर, एजुकेशन भी शामिल था, क्रिमिनल भी चीज़ें शामिल थी। ठीक है, न्यूज़पेपर भी शामिल था, ऐसे करके विषय इसमें शामिल है। हमसे ये पूछ रहा है कि कंकरेंट लिस्ट में इसमें से कौन शामिल है, ये बताओ। पुलिस नहीं है, रेडियो और टेलीविज़न नहीं है, विदेशी मामले नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिमिनल मैटर्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आपसे टोटल कंकरेंट लिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, पहले कितने थे, अब कितने हैं, कौन कौन सी लिस्ट में शामिल हैं, तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी की कौन सी इनमें से वर्डिंग नहीं है या टर्मिनोलॉजी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अपने गेम से रिलेटेड बहुत आते हैं। यह पूछा जाता है कि फील्डिंग करना किस गेम से संबंधित है, किस गेम से संबंधित नहीं है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। और यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आईटी डिपार्टमेंट से। आईटी से कौन सा वर्ड संबंध नहीं रखता है, तो आओ। साइबर स्पेस भैया रखता है, अपलोड करना बिल्कुल, लाइट स्टोरेज ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस पर, देखते हैं आगे। मॉडेम ये भैया देखो ना, ये संबंध रखता है, ये संबंध रखता है, ये लाइट स्टोरेज है, ये आईटी से कैसे भी संबंध नहीं रखता है। तो इस क्वेश्चन का देखो, ऐसे क्वेश्चन ना फ्री फोकट के नंबर देखे जाते हैं। हम हमेशा ना जीके से, जीएस से इतना, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था तो ऐसे उसमें जीएस को इतना हाइपर कर रखा है कि बच्चों को डरा रखा है चीज़ों को लेकर। आप डरने की जगह अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें और बैठकर पढ़ें। और आप लोगों में बच्चों, आप एक चीज़ मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं कि जीके की, जीएस की जितनी भी क्लास एग्जाम हॉल में लग रही हैं, आपकी सॉरी क्लासरूम में जो लग रही हैं, वो सारी आपने अटेम्प्ट की हैं, सारी क्लासेस ली, आपने बंक नहीं की। आप लोग क्या करते हो, जीके की, रेलवे के बच्चे हुए, एसएससी के बच्चे हुए, ज़्यादातर क्लास को बंक कर जाते हैं। अगर भैया अगर आप बंक कर रहे हो तो क्लास चीज़ों को सीखोगे कैसे? इंटरेस्ट लाना नहीं, टीचर तो अपना एफर्ट्स कर ही रहा है, आपको भी अपना इंटरेस्ट जगाना होगा। और वो धीरे धीरे 1-2 क्लास 3-4 क्लास लेने से चीज़ें होती हैं, कंटिन्यूसली क्लास लेने से होती हैं। जो अच्छा करते हैं वो जीएस को बहुत प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर टाइम के साथ साथ क्लास को कभी बंक नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग क्या हो, फिर प्रॉब्लम क्रिएट खुद करते हो, क्लास को बंक कर जाते हो, क्लास पूरी अटेम्प्ट नहीं करते हो। ये एक मेन कारण है आपका जीएस में नंबर कम आना, जीएस में इंटरेस्ट कम आना। ठीक है, सो मेरा ये कहना है आपसे कि आप लोग कंटिन्यूसली क्लास लो, बंक मत करो। बस आपके 70 से 80% चीज़ें आपके क्लासरूम में जो क्लास नोट्स बताए जाएंगे ना, वो कवर अप हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, नई बुक्स परचेज करने के पीछे भागते हैं। जो क्लास नोट्स होते हैं आपके, वो कई सारी बुक का मिक्सअप होते हैं। एक बार उनको पढ़ने के बाद अगर कोई बुक सॉल्व करेंगे या कोई बुक्स अदर से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको गेन होंगी और चीज़ें समझने को आएंगी। और आप डायरेक्ट ही बुक पढ़ने बैठ जाते हो, नोट्स को पढ़ते नहीं हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और फिर आप जीके से इतना ही दूर चले जाते हो। सो नाउ सबसे पहले जीके की सारी क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन आप ले रहे हैं। क्लासेस लेने के बाद प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद चीज़ों को एस्टेब्लिश करना है, अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। फिर टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन निकालो, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन निकालो। तो ये चीज़ें अपने को करनी होंगी। ठीक है, आइए आपको आंसर मिल गया होगा, लाइट स्टोरेज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है। देखो आपने एक बहुत सारी घटनाएं सुनेंगे, अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं तो बहुत सारी घटना सुनने को मिलेंगी कि एक सिगड़ी जो होती है घरों के रूम में जला दी, रूम में जलने से कोयला जो रखा हुआ था उससे दम घुटने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, या श्वास से रिलेटेड कोई बीमारियां हो गई। तो ऐसे करके ऐसी हमें सर्दियों में बहुत सारी घटना सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जो कोयले से निकलने वाली जो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है या उस कोयले से या उस सिगड़ी से निकलने वाली गैस है, उसको निकलने के लिए बाहर जगह नहीं मिल पाती है, वो रूम में पूरे में बंद होती जाती है, बंद हो जाती है और उसका वो एक विराट रूप ले लेती है। अगर उसे निकलने के लिए अच्छी व्यवस्था हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या तो हमें शुद्ध हवा मिलनी चाहिए या ऑक्सीजन हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर दोनों में से एक काम हो जाए तो इस चीज़ का इलाज किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर करने वाले हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका इलाज क्या हो सकता है। उसका इलाज है ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। ऑक्सीजन आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो ऐसा कुछ जगह हो, खाली जगह हो जहाँ से वो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आसानी से निकलती रहे। तो आओ, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन देकर। लो सिंपल सा है, अगर कोई व्यक्ति आपके किसी भी क्षेत्र में, सर्दी आने वाली है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो इससे प्रभावित होंगे, तो आप अपने पड़ोस में आप कहीं भी चीज़ों को याद रखते हुए कहीं पे भी ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप एज ए सोशल वर्कर या हेल्पिंग हैंड की तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड करवा कर। अगर आप फर्स्ट एड देकर किसी का जीवन बचा सकते हैं तो आप ये बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं और आपको एक आत्मसंतुष्टि जो होगी बहुत तृप्त करने वाली होगी आपको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ये नहीं है कि मक्खन खिलाकर, नींबू पानी पिलाकर, मल्टीविटामिन की गोलियां खाकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आप यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सारी यहाँ पे अक्रिय गैस ही दे रखी है, जिन्हें नोवेल गैस बोलते हैं। आधुनिक पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के अनुसार समूह 18 के अंदर इन नोवेल गैसों को रखा जाता है, 18 में रखा जाता है। ठीक है, अब एकमात्र ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वो है रेडोन गैस। कौन सी गैस है बच्चों? रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आर्गन पाई जाती है, क्रिप्टन पाई जाती है। ये अक्रिय गैस होते हैं, इनका जो अंतिम कोष होता है वो पूर्णतः होता है, इन्हें किसी की जरूरत होती नहीं है। बोला हम बढ़िया हैं, मस्त हैं ये लोग, ये अपने आप पे फोकस करते हैं, अपनी तरह नहीं हम चांद तारों में बिजी हो जाते हैं बच्चे। बोला भाई आज उसके साथ बिजी, आज उसके साथ बिजी, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये अपने साथ बिजी है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा किसी से माताफोड़ी भी नहीं करती है। बोला भाई अपन ही है सब कुछ। ठीक है, और ये बात रेडोन तो ऐसी है जो वायुमंडल मिल ही नहीं रही है। बोला देख लो तुम, मेरे को ढूंढ के दिखाओ तुम लोग। रेडोन क्या बोल रही है, मेरे को ढूंढ के तो दिखाओ। बोला भाई तेरे को नहीं ढूंढा जा सकता। तो आइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं मिलती है। नोवेल गैस आर्गन भी है, क्रिप्टन भी है, ये किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करते हैं। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। तो सी आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो कहा जाता है पीलिया को। ठीक है, और इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो पीलिया को ही कहा जाता है। रक्त का कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है, पीलिया को कहा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? रक्त का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। अब आपको बताना है कि हमारी बॉडी में कितना रक्त होता है। ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना रक्त होता है। हमारी बॉडी में कितना रक्त होता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक बीज उत्पादन करता है किंतु फल नहीं करता है? ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वाले चीजों में बताया था आपको कि भैया कौन सा है, काजू है, कॉफी है, अनानास है या मूंगफली। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा भैया, कि रीजन है कि इसके वाले क्वेश्चन चलो मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। आप लोग फिर बोलोगे सर कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो मैं छोड़ता हूं आप पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं बेटे, मैंने हिंट दे दिया है आपको। तो बताइएगा कि एक बीज उत्पादन करता है किंतु फल नहीं करता। बीज करता है लेकिन उसमें फल नहीं आता, इनमें से कौन सा है? काजू है, कॉफी है, अनानास है या मूंगफली है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं।
किसके प्रयोग से धुंध तथा कोहरे में रात्रि में फोटोग्राफी संभव है? जैसे अभी सर्दियों का समय आने वाला है तो सेल्फी लेने का, रात में कहीं जा रहे हो तो फोटो खींचने का सभी को शौक रहता ही रहता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों की कौन सी चीज़ है जिससे कि कोहरे को साफ किया जा सकता है, किसके माध्यम से कोहरे को साफ किया जा सकता है, वो चीज़ अपन देखते हैं फोटोग्राफी करते समय। परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, माइक्रोवेव विकिरण या गामा विकिरण? इसका जो आंसर होगा वो होगा अवरक्त विकिरण। इसका आंसर क्या है? अवरक्त विकिरण। यह क्या करता है? कोहरे को साफ कर देता है। यह कोहरे को साफ कर देता है, यह कोहरे को साफ कर देता है। बात याद रखोगे क्या? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटर कार के कूलिंग के कार्य का करने का सिद्धांत क्या है? मोटर कार की जो कूलिंग रेडिएटर या एसी होती है ना, मोटर का जो 4 व्हीलर्स होती हैं उनमें जो कार में एसी जो हो रही है उसका संवहन करने, रेडिएटर कूलिंग करने का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? वो संवहन होता है। कन्वेक्शन के थ्रू वो ठंडा होता रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। जब लाल ग्लास को अंधेरे कमरे में गर्म किया जाता है तो वह दिखाई देता है। जब लाल गिलास को अंधेरे में गर्म किया जाता है तो दिखाई देता है। अब सुनिए, यो दिखाई देता है ग्रीन। जैसे मैं आपको, अंधेरा कमरा है और लाल गिलास है, कलर भी रेड ही ले लेते हैं अपन। ये रेड गिलास रखा हुआ बच्चों, ठीक है, और यहां से अपन गर्म कर रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? गर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली बच्चों। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? गर्म कर रहे हैं। और जो हमें ये दिखाई देगा बच्चों, हमें कैसा दिखाई देगा? ये अंधेरे में ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी तो यहाँ पे आपको, वो दिखाई देता है बच्चों ग्रीन। मैं लिख देता हूँ कि ग्रीन कलर इस पर चल नहीं पाया तो इसलिए मुझे अदर कलर यूज करना होगा। और किस में दिखाई दे रहा है हमें? ये दिखाई दे रहा है बच्चों अंधेरे में। ये किस में दिखाई दे रहा है हमको? ये अंधेरे में दिखाई देता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। समझ में आई कि नहीं बात ये? ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए आंसर अपन कर देंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा, जो ये ए को बी से जोड़ने का कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं वो कौन सा जोड़ा गलत है। यानी कि दाब बैरोमीटर होता है कि नहीं होता है, सापेक्षिक जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो पायरोमीटर से संबंधित होती है कि नहीं होती है, तापमान थर्मोमीटर से होता है कि नहीं होता। चलो देखते हैं। दाब जो काउंटिंग होती है वो किससे होती है? बैरोमीटर से होती है। भैया सही बात है इसकी, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व पायरोमीटर का होता है कि नहीं? पायरोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर से रिलेटेड कार्य करता है, टेम्परेचर से रिलेटेड मेजरमेंट कर रहा है, तो ये गलत हो गया। आगे भी देख लेते हैं। थर्मोमीटर आप जानते होंगे तापमान से रिलेटेड है। सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप अर्थक्वेक से रिलेटेड है, बात सही है। बाकी ऑप्शन सही हैं। जो ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन कौन सा है? सापेक्षिक घनत्व पायरोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है भाग सेकंड में। भाग सेकंड में नागरिकता का विस्तृत वर्णन किया गया है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक ये उल्लेख किया गया है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। पूर्व मध्य जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपसे पूछा गया है। तो उसका मुख्यालय पटना में है, हाजीपुर में, मुजफ्फर में, कटिहार में। आपको मैं चारों शहरों के बारे में एक खास बात बता देता हूँ कि चारों शहर बिहार के हैं। चारों शहर जो हैं बिहार के हैं भैया। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये जो मुख्यालय रेलवे जोन का जो मुख्यालय वो है हाजीपुर में। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और जो रेलवे जोन मुख्यालय है, जोन जो मुख्यालय टोटल कितने हैं बच्चों? 19 है। और डिवीजन कितने हैं? वो हैं 73। डिवीजन कितने हैं बच्चों? 73। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे सेंट्रल रेलवे मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है अभी सेंटर में। ये आपको रेल मंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? और भारत में जो पहली ट्रेन चलती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? थाने टू मुंबई चलती है। मुंबई के मध्य ये चलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना।
ठीक है। एक और चीज़ यहाँ से पूछी जा सकती है, गवर्नर कौन थे? तो डलहौजी साहब थे गवर्नर। जब पहली बार रेलवे चलाया जाता है तो गवर्नर कौन होते हैं? डलहौजी होते हैं। तो ये बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाजीपुर। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2016 में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक्स या रियो ओलंपिक्स में कौन सा मस्कट रखे गए थे? कौन से मस्कट रखे गए थे? देखते हैं। पॉल और शिमोन नहीं, विनियस और पॉल। विनियस तो सही है, पॉल गलत है। ये रहा, विनियस और टॉम को मस्कट के रूप में शामिल किया गया था 2016 में। अभी हाल ही में 2024 के ओलंपिक संपन्न हुए हैं। हाल ही में 2024 में ओलंपिक संपन्न हुए हैं। ये हमें ये बता रहे हैं कि भैया सुनो, ओलंपिक भी, समर ओलंपिक भी हुए हैं, पैरा ओलंपिक्स भी हुए हैं। जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक्स होते हैं। पैरा जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? उनके लिए ओलंपिक्स होते हैं जिसमें भारत ने हाईएस्ट अवार्ड जीते हैं, मेडल्स जीते, अवार्ड नहीं मेडल्स जीते हैं 29, जो हमारे देश की तरफ से। भाई ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश में पहली बार इतने सारे मेडल आए ओलंपिक से। समर ओलंपिक हुए थे उसमें 6 मेडल आए थे मात्र। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि वो 29 मेडल जीत के लाते हैं और नॉर्मल जो लोग हैं वो मात्र 6 मेडल जीत के लाते हैं। देखो एक आपको डाइवर्सिटी बताता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ। अभी अभी संपन्न हुआ है 2024 का ओलंपिक। 2024 की जो ओलंपिक है हाल ही में संपन्न हुए हैं। ठीक है, हाल ही में ओलंपिक, तो मैं सबसे पहले समर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ और एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ पैरा ओलंपिक की। ठीक है, पैरा से आप लोग समझ जाइएगा। इधर जो टोटल मेडल आए हैं वो 6 मेडल आए हैं और इधर आए हैं भैया 29 मेडल। आप डिफरेंस देख पा रहे हो? इससे बढ़िया तो ये लोग सही हैं, कम से कम इन्होंने हमारे देश का नाम तो रोशन किया। ये टॉप 20 में आ गए और यहाँ इधर जो पोजीशन है अपनी हमसे आगे तो पाकिस्तानी है। हमें दुख इस बात का नहीं है कि भैया भारत देश हमारा 71 पे है, हमें दुख इस बात का है कि पाकिस्तान हमसे आगे है। उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता जो जैवलिन थ्रू में नदीम ने जीता था। ठीक है, और नदीम के बारे में लोग कह रहे थे, न्यूज़ से मीडिया से जो खबर सुनने को मिली कि जब ये पेरिस गया था तो गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके इसकी जो टिकट थी वो बुक की थी। तो आप सोच सकते हो कि पाकिस्तानी देश में एक ओलंपिक विनर की कंडीशन क्या है। तो आप इस चीज़ से अपन सोचते हैं कि वहाँ स्पोर्ट्स को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर, अरे उस देश को छोड़ देते हैं, हम अपने देश की बात कर लेते हैं। हम अपने देश में निर्दयी जैसे स्पोर्ट्स एक सेक्टर को लोग प्रमोट करें। चाइना जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, जापान, ब्रिटेन, वो लोग स्पोर्ट्स को एक अलग तरीके, अलग लेवल पे लेके गए हैं और हम लोग एक ही गेम में पड़े हुए हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। IPL आने वाला है, ऑक्शन आने वाला है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कौन महंगा खिलाड़ी जाएगा। तो भैया देखो बाकी गेम भी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो ओलंपिक के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। ओलंपिक की इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ। देखो ओलंपिक की एक डेट है 1894, एक डेट है 1896। ठीक है, इसके अलावा है एक 1913। ठीक है, एक डेट है 1920, एक डेट है 1924, एक डेट है 1928। ठीक है, इतना डेट आप याद रखो। सबसे पहले मैं डेट बता रहा हूँ 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब होती है? 1894 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1894 में होती है। लेकिन आधुनिक ओलंपिक जो प्रारंभ होते हैं, आधुनिक ओलंपिक जो प्रारंभ होते हैं बच्चों, कब प्रारंभ होते हैं? 1896 में होते हैं, एथेंस ग्रीस में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एथेंस ग्रीस में होते हैं भैया। ठीक है, जो रिंग्स जब पहली बार आई तो वो 1913 में आती हैं रिंग्स। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, 1920 में फ्लैग की शुरुआत होती है बच्चों। किसकी शुरुआत होती है? फ्लैग की शुरुआत होती है। ठीक है, 1924 में भारतीय ओलंपिक संघ की घोषणा होती है। भारतीय ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना घोषणा होती है, स्थापना नहीं घोषणा होती है। स्थापना तो 1928 में होती है, 1928 में स्थापना होती है। तो ये डेट है, आप लोग यहाँ से ध्यान में इनको रखना है। आपसे अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा टेलीविजन पर सबसे पहले प्रसारण कब होता है? 1960 में होता है। पहली बार टीवी पे जो प्रसारण हुआ था ओलंपिक्स का तो वो 1960 में हुआ था। तो ऐसे रिलेटेड पहली बार मसाल का यूज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पहली बार मसाल का यूज़ कब किया गया था? टॉर्च का। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार हमसे ये पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ओपनिंग सेरेमनी में समर ओलंपिक में किसने ध्वजवाहक किया। ओपनिंग एंड एंडिंग सेरेमनी में भारत देश के ध्वजवाहक कौन थे, ध्वजवाहक कौन थे। और ध्वजवाहकों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, एंडिंग सेरेमनी जो होती है उसमें नीरज चोपड़ा को चुना जाता है, लेकिन नीरज चोपड़ा मना कर देते हैं ये कहकर, नीरज चोपड़ा को एंडिंग सेरेमनी को लेकर चुना गया। तो ये मना इसलिए कर देते हैं कि मैं 2028 में जो एंडिंग सेरेमनी है ना उसमें गोल्ड मेडल के साथ अपना खेल को समाप्त करना चाहूँगा, ये मुझे मौका ना देकर ये पी श्रीजेश साहब को दिया जाए। तो एक तो आंसर मैंने दे दिया, चलो मैं दे ही देता हूँ। मनु भाकर थी एक, इसका तो आपको ही बताना भैया, इसको तो आपको ही बताना, इसका मैं बता देता हूँ। एक तो थी मनु भाकर और एक थे पी श्रीजेश, मनु भाकर और पी श्रीजेश। पी श्रीजेश हॉकी से ताल्लुक रखते हैं, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, ठीक है। और मनु भाकर शूटिंग से ताल्लुक रखती हैं। मनु भाकर किससे संबंध रखती हैं, शूटिंग से। ये दोनों एंडिंग सेरेमनी में थे भैया ध्वजवाहक। लेकिन पी श्रीजेश का नाम फाइनल नहीं हुआ था, जो नाम फाइनल हुआ था वो नीरज चोपड़ा का हुआ था। नीरज चोपड़ा एक कितने व्यक्ति हैं, कितने एथलीट हैं, ये उनके जीवन का परिचय हमें मिलता है कि व्यक्तिगत रूप से कितने अच्छे व्यक्ति हैं कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस बार फ्लैग नहीं फहराना चाहता, ये मौका पी श्रीजेश साहब को दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, हॉकी दिलाने के बाद हॉकी टीम को उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी ओलंपिक के बाद। तो ऐसे व्यक्ति को ये मौका देना चाहिए जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। उन्होंने कहा मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन अभी इतना डिजर्व नहीं करता, जब करूंगा तो मैं आपको प्लीज़ मैं इस चीज़ के लिए बोलूंगा ज़रूर। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा, ठीक है, वाइनिसियस और टॉम, ठीक है। आइए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन किया था वो किया था पिंगले वेंकैया ने। ये 1921 में आता है। पिंगले वेंकैया ने जो सबसे पहले जिसको रखा था, डिजाइन जो फाइनल की जाती है, बनाई किसने डिजाइन, वेंकैया ने बनाया। किसके पास भेजा गया ये वेंकैया का डिजाइन, ये महात्मा गांधी के पास भेजा गया था। महात्मा गांधी जी ने फाइनल किया था इस डिजाइन को, महात्मा गांधी। अब इस फ्लैग के अंदर जो अब ये मैंने फ्लैग बना दिया। अब ये फ्लैग के अंदर जो चरखा दिखाया गया है, चरखा जो हमें बता रहा है वो बता रहा है हमारे भारत देश की प्रगति को, हमारा भारत देश की प्रगति को बताता है। किसको बताता है ये, भारत देश की प्रगति को बताता है। दूसरा आपने एक कलर देखा होगा, सॉरी रेड कलर किसको बता रहा है, वो हिंदू कम्युनिटी को बताता है। और आपने हरा कलर इसमें देखा होगा, हरा कलर जो दिखाता है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बताता है। तो ऐसे देश में हम लोग निवास करते हैं जहाँ हर एक धर्म की बराबर मान्यता है, जो फ्लैग तक में शामिल किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का मीनिंग आप यहाँ से याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एमिशन फ्रॉम द कोल कॉम्बिशन थर्मल पावर प्लांट। जब उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित गैसेस कौन कौन सी हैं, देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होती है। ये पूछ रहा है कि भैया देखो कार्बन डाइऑक्साइड को तुम जलाओ तो कौन कौन सी गैसें यहाँ से निकल रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। नाइट्रोजन हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड ये देख लो सब कहाँ पे है, तो डी ऑप्शन में है। तो आंसर क्या हो गया, डी। तो ये 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है, बच्चे सारे ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारे के सारे शामिल हैं। ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट चलते हैं, आइए। संविधान 73 संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में किस चीज़ की व्यवस्था करता है। जो 1992 में 73 अमेंडमेंट होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें अमेंडमेंट्स किए गए थे और किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है। तो पहला पढ़ते हैं, जिला योजना समितियों का गठन। नहीं भैया, इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इसका त्रिस्तर पर पंचायत समिति या त्रिस्तर पर सरकार बनाना जरूर था, लेकिन ये मतलब नहीं था कि जिला योजना गतिविधियों का गठन करेगा। तो पहला तो हट जाता है, पहला ऑप्शन हटा दीजिए। दूसरा देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव करवाना। हाँ, इससे हम सहमत हैं, इसको अपन मानते भी हैं। चलो ये ऑप्शन सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ये भी सही है। तो अब देखो 2 और 3 कहाँ पे सही हैं, तो ये सी। इसका कारण आपको मैंने आप दोनों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। तो देखिए,
मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं आप घर में जाओ, रूम में जाओ, गेट बंद कर लो रूम को, तो बंद में तो ना तो कोई आ सकता है ना ही जा सकता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि ना तो हम किसी देश के साथ एक्सपोर्ट करने वाले हैं ना किसी देश से हम इंपोर्ट करने वाले हैं। तो आयात और निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का हमें जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है ब्राजील देश में हमें देखने को मिलता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था का जो एग्जाम्पल है या किससे हम क्या समझते हैं, ना तो वो निर्यात होता है ना ही क्या होता है, आयात होता है। ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेसेस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हम उसके थ्रू ना तो निर्यात करेंगे ना आयात करेंगे, उसी को बोला जाता है अर्थव्यवस्था। ये हमें ब्राजील देश में देखने को मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य है इसे कीटाणु प्रतिरक्षित बनाना, ठीक है। दूसरा, इसे अधिक स्वादिष्ट पौष्टिक बनाना, इसे जलवायु से बनाना है, इसकी निदान आयु को ध्यान में बच्चों रखना है। ये अपन से चीज़ों के बारे में पूछता है, तो अपन को ध्यान क्या रखना है चीज़ें वो देखते हैं। आइए, इसका मतलब क्यों ये इसलिए विकसित की जाती है, इससे क्या होगा, टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसे कीटाणु प्रतिरक्षक बनाना। इसका मतलब क्या है बच्चों, कीटाणु प्रतिरक्षक बनाना। इसलिए इस आनुवांशिकी को इस किस्म को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस किस दिन मनाया गया या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो जल दिवस मनाया जाता है, ये अब क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है। ये अब आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों। आजकल क्या आ रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और वाटर ऑफ पीस इसकी थीम रखी गई है। इसकी थीम क्या रखी गई है, वाटर ऑफ पीस। बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी सी, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य डाटा किस में बदलना होता है? जो कंप्यूटर है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो क्यों यूज कर रहे हैं, किन कारणों से यूज कर रहे हैं? तो आइए, कंप्यूटर सिस्टम का आइडिया में नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, सुझावों में, सजेशंस में, ठीक है, सूचनाओं में, हाँ ये सही है, रिपोर्टों में। हम कंप्यूटर का इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम डाटा या सूचना हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आपसे मैं 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछूंगा, क्योंकि हमेशा मैं ही बताता रहता हूँ। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें डाला करें जो मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे पहली कौन सी कंपनी थी जिसने कंप्यूटर बनाया था? आपको ये तो पता होगा जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो जनक के बारे में आपको पता है, जनक कौन है, सर चार्ल्स बेबेज हैं। अब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि कौन सी कंपनी ने आधुनिक लैपटॉप बनाया और सबसे बड़ा कंप्यूटर किस देश में बना है? अभी सबसे बड़ा कंप्यूटर किस देश में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, ठीक है। आओ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री करंट में कौन है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। जो होम मिनिस्टर है वो कौन है? अमित शाह, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है बच्चों? द्रौपदी मुर्मू। तो ये सारे जो उच्च पद हैं इनको कम से कम आप याद रखा करो बच्चों, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। आइए, राष्ट्रीय विज्ञान किसके सम्मान में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है वो किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी 1928, मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन इफेक्ट आया था। सीवी रमन इफेक्ट आया था बच्चों, ठीक है। और 1930 को सीवी रमन को, इस इफेक्ट के लिए रमन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था।
नोबेल प्राइज से सम्मानित होने वाले पहले जो साइंटिस्ट साहब थे हमारे सीवी रमन थे। इनसे पहले जो नोबेल प्राइज से सम्मानित किए जा चुके थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, 28 फरवरी 1928। तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फेब को, ध्यान रखिएगा। सीवी रमन इनफैक्ट आता है 1930 में, रमन को क्या मिलता है? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता, फर्स्ट साइंटिस्ट होते हैं। अब ये फर्स्ट साइंटिस्ट होते हैं तो अब बात मुद्दे की आती है कि भैया पहला नोबेल प्राइज भारत के किस व्यक्ति को मिला? तो पहला जो नोबेल प्राइज मिलता है, पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। कब मिलता है? 1913 में मिलता है। किसके लिए मिलता है? साहित्य में मिलता है। और इनके बाद सेकंड जो मिला बच्चों, सेकंड किनको मिलता है? सीवी रमन को मिलता है। किस में कब मिलता है? 1930 में मिलता है। किस में मिलता है? फिजिक्स में मिलता है। और सीवी जो रमन इफेक्ट था उसके लिए मिलता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नोबेल प्राइज जो स्टार्ट किया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम में, नोबेल की याद में किया गया था। इसकी जो वो घोषणा होती है, नोबेल प्राइज की जो घोषणा होती है वह 5 अक्टूबर को होती है। लेकिन जो दिया जाता है, जो गिवन किया जाता है या दिया जाता है, वो दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को दिया, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और पहली बार नोबेल प्राइज 1901 में दिए गए थे बच्चों। कब दिए गए थे? 1901 में दिए गए थे। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। और 1968 में जैसे 5 सेक्टर थे, अब 6 सेक्टर हो जाते हैं। फिजिक्स था एक केमिस्ट्री था। नोबेल प्राइज के सेक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अलावा कौन सा है बच्चों? एक लिटरेचर है, एक पीस है। अब ध्यान से देखो, सबसे लास्ट में जो शामिल किया गया है वो इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया है। और ये शामिल जो हुआ था 1968 में दिया गया था। पहला शामिल 1967 में किया गया था। और ये सारे के सारे जो दिए जाते हैं वो किसके थ्रू दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल संस्था जो NGO, उसके थ्रू दिए जाते हैं। लेकिन अलग अलग उसमें भी चीज़ें बटी हुई हैं। और देश का मैं नाम लूँ तो देश का नाम है स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, उसके द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन पीस का जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। ओस्लो में दिया जाता है, जो नॉर्वे का कैपिटल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सबसे लास्ट में जिस विषय को शामिल किया गया वो 1968 में शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, जिन्हें हम सीवी रमन हम बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा के 2 सदन हैं? निम्नलिखित में से विधानसभा के 2 सदन हैं। ऐसे 6 राज्य हैं हमारे देश में जिसमें बच्चों कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। 6 राज्य हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। एक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलग हुआ एक तेलंगाना है, तो वो भी शामिल है इसमें। ठीक है ना, तेलंगाना है। इसके अलावा कौन सा? आंध्र प्रदेश रहा, तेलंगाना रहा। इसके अलावा है यूपी, इसके अलावा है बिहार, इसके अलावा है महाराष्ट्र और इसके अलावा है कर्नाटका। बात समझ में आई कि नहीं है? ये 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पे 2 सदन हैं। तो अब ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, बिहार। ठीक है, आंध्र प्रदेश कैसे याद रखोगे? तेलंगाना से अलग होता है। यूपी बिहार एक ही आ जाता है, आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बिहार हो जाएगा। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सी जगह स्थित है? तो ये जो संस्थान स्थित है बच्चों, देहरादून में स्थित है। ये संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में ये संस्थान स्थित है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक होते हैं। जो भूमिगत जल होता है उनको कौन प्रदूषित बच्चों करते हैं? यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं वो है बैक्टीरिया, आर्सेनिक, शैवाल,
ऐसे करके नाम दे रखे हैं, ठीक है, विषाणु। अब इन देखना है भाई कौन सा इसमें गड़बड़ करता है। इनमें जो गड़बड़ करने वाला जो होता है वो होता है आर्सेनिक। कौन सा गड़बड़ होता है? आर्सेनिक। और इसने वर्जिलियस जो था इसके जनक कहे जाते हैं। आर्सेनिक क्या करता है इसमें? ये गड़बड़ करता है, पानी को प्रदूषण करता है। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेन जो होते हैं वो अच्छे सूचक किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के होते हैं, मृदा प्रदूषण के होते हैं, जल प्रदूषण के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण के। लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। मृगमरीचिका का कारण क्या है? आपने देखा होगा जब हम गर्मी में जाते थे, राजस्थानी लोग हैं, हम गर्मी में जाते ही जाते हैं, रोड पे हमें हम चलते चलते बहुत लंबा समय हो जाता है, गर्मी पड़ रही होती है, तो हमें क्या फील होता है कि भैया आगे ना तालाब बना हुआ है, पानी का सब कुछ दिखाई देता है। वो किस कारण से दिखाई देता है? वो दिखाई देता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें ये घटना घटित होती हुई दिखाई देती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का जो रंग होता है वो किसके कारण निर्धारित होता है बच्चों? ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ये जो होता है वो तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। किसके कारण होता है? तरंग दैर्ध्य के कारण ये होता है। अब तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा और सबसे बड़ा होता है। तरंग दैर्ध्य जो सबसे कम होता है वो बैंगनी में होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम बैंगनी में होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है बैंगनी में, और सबसे जो लंबा होता है तरंग दैर्ध्य बच्चों वो होता है लाल रंग में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? स्टिमुलेटेड रेडिएशन उत्पन्न किया जाता है, जिसे उद्दीपित विकिरण बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन लोग। होमी भाभा पुरस्कार किस विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है ये दिया जाता है न्यूक्लियर नाभिकीय भौतिकी के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर इसका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परासरण किसका विसरण होता है? ये हमसे पूछा गया है। परासरण जो होता है किसका विकिरण होता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑस्मोसिस जो होता है वो होता है जल का बच्चों। किसका हो जाता है? जल का। ठीक है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा डायरेक्ट ही आंसर रखना। व्हाइट फास्फोरस को सामान्यतः किस में रखा जाता है? व्हाइट फास्फोरस जो होती है बहुत अधिक ज्वलनशील होती है, उसको जल में सुरक्षित रखा जाता है। किस में सुरक्षित रखा जाता है? जल में। अगर जल से बाहर निकालेंगे तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होगा? वो जलने लग जाएगी। फास्फोरस क्या होता है? ज्वलनशील होती है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। सोडा वाटर के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर के निर्माण में जो युक्त की जाती गैसेज वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स जब देखते हैं तो उसमें गैसेज बनती हैं, उसमें झाग टाइप कुछ बनता है, वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्न में से कौन सा महायान और हीनयान में मुख्य अंतर है? तो मुख्य जो अंतर है महायान और हीनयान में वो है बच्चों देवी देवताओं या देवियों की पूजा को लेकर। एक जो महायान और हीनयान है उसमें मेन जो डिफरेंस होता है, महायान जो रखता है मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है। महायान जो होता है महायान और हीनयान, महायान जो बिलीव करता है मूर्ति पूजा में रखता है बच्चों। क्या किस में बिलीव करता है? ये मूर्ति पूजा में बिलीव करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। यह विश्वास, यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। महायान वाले जो लोग हैं, बौद्ध को दैव्य व्यक्ति मानते हैं, बौद्ध को दिव्य व्यक्ति मानते हैं या भगवान मानते हैं? दिव्य व्यक्ति मानते हैं। लेकिन जो हीनयान वाले जो लोग हैं बौद्ध को एक मानव के तौर पे मानते हैं, बौद्ध को मानव के तौर पे ट्रीट करते हैं, एक मानव मानते हैं। ये बात इनमें बेसिक डिफरेंस है। दिव्य व्यक्ति मानना, इसको मानव मानना। ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं रखते हैं। कौन मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं रखता? हीनयान वाले नहीं रखते हैं, और महायान वाले जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में बिलीव रखते हैं। तो इसका बेसिक डिफरेंस हो जाएगा सी। चलो आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। 81 ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के हैं।
वर्ष 2024-25 के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ द इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये प्रशांत कुमार को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर का। राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये फ्रांस में अगले राजदूत चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस आईआईटी ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नया उपकरण पेश किया है, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया? तो आईआईटी इंदौर ने यह कार्य बच्चों किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो यह है बच्चों उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा ट्रस्ट का नियुक्त किया गया है नोएल टाटा को। रतन जी टाटा की डेथ के बाद नोएल जी टाटा को चुना गया है। नोएल जी जो टाटा है अभी करंट में टाटा कंपनी के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऐसे अपन ने 50 क्वेश्चनों को एनालिसिस किया, देखा उनमें नई नई चीज़ें क्या हो सकती है और एग्जाम ओरिएंटेड सारी की सारी उपलब्ध करवाई हैं बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।